गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे पोषण स्तर का मूल्यांकन। पोषण स्तर का मूल्यांकन क्या होता है, ये क्यों जरूरी है, राइट, इस पे बात करते हैं। तो देखते हैं पोषण स्तर का जो मूल्यांकन होता है ये हमें क्यों जरूरी होता है। जब हम होम साइंस पढ़ते हैं तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारा एक टॉपिक होता है फूड एंड न्यूट्रिशन का। जब फूड एंड न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, हम पोषण एवं पोषण विज्ञान की बात करते हैं, तो देखते हैं कि हमें पोषण के बारे में पढ़ना होता है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, हम खाद्य पदार्थ से संबंधित जानकारी लेते हैं, पोषक तत्वों की बात करते हैं, उससे होने वाली बीमारियों की बात करते हैं, किस कमी से कौन से पोषक तत्व की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो ये तो हमने पोषण विज्ञान के तहत पढ़ा, किस पदार्थ में यानी किस भोज्य पदार्थ में कौन सा पोषक तत्व पाया जा रहा है। जब ये सब हमने बातें देख ली, तब अब हम ये देखेंगे कि जो पोषण हमने किया है, यानी जो व्यक्ति पोषण कर रहा है उसका स्तर क्या था, उसका लेवल क्या है, उसको व्यक्ति को वो भोजन अच्छे से उसका अवशोषित हुआ, स्वांगीकरण उसका सही से हुआ, उसकी कोशिकाओं ने वो पोषक तत्व को एब्जॉर्ब किया कि नहीं किया। हम इस बेस पे क्या करेंगे, इसका मूल्यांकन करेंगे। तो देखते हैं कि पोषण स्तर का मूल्यांकन यानी जब व्यक्ति द्वारा लिया गया ग्रहण यानी ग्रहण किया गया भोजन और उसके शरीर द्वारा यानी जो उसने पोषक तत्व ग्रहण किए और उसके शरीर के द्वारा उन पोषक तत्वों को उपयोग किया गया, यानी कितना कितना स्तर रहा इस चीज का कि उसने पोषक तत्वों को क्या किया, उपयोग किया, उसकी कोशिकाओं ने उनका उपयोग कितना किया, इसका हमें क्या करना है, तो क्या करना है, पोषण स्तर का मूल्यांकन करना है, राइट। यह जो होता है यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहले देखते हैं कि कौन कौन से प्रकार हैं इसके। तो एक होता है प्रत्यक्ष पोषण स्तर का मूल्यांकन होता है और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष राइट। हमें याद रखना है कि पोषण स्तर का मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अब हम बात करेंगे वो कौन सी विधियां हैं जो प्रत्यक्ष में आएंगी और वो कौन कौन सी विधियां हैं जो अप्रत्यक्ष में आएंगी। तो हम देखेंगे कि प्रत्यक्ष में आने वाली विधियां कौन कौन सी हैं और अप्रत्यक्ष में। अप्रत्यक्ष की बात करेंगे तो इसमें दो विधियां आती हैं और प्रत्यक्ष की बात करेंगे तो इसमें कितनी विधियां आती हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले विधि होती है एंथ्रोपोमेट्री विधि, राइट। एंथ्रोपोमेट्री विधि, इसी को हिंदी में कहते हैं मानव मिति, राइट। देखिए मानव मिति या एंथ्रोपोमेट्री से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। चाहे आप कोई सा भी होम साइंस का एग्जाम दे रहे हो, आप चाहे टीजीटी पीजीटी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप एलटी का दें, चाहे आप जीआईसी का दें या फिर आप नेट जीआरएफ का दें, इससे किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही हैं। तो आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसमें पूछ लेता है कि बैलेंस शीट क्या है, इसमें ये पूछ लेता है स्टैंडियोमीटर कितने साल के बच्चे के लिए है। तो सारे क्वेश्चन इसी से संबंधित होंगे, सारे टॉपिक को आप इसमें क्या करेंगे, देखेंगे, राइट। तो आपको याद रखना है कि इसमें कौन सी विधि आती है, एंथ्रोपोमेट्री आती है। फिर दूसरी विधि देखते हैं तो कौन सी आती है, जैव रसायन विधि आती है। कौन सी आती है, जैव रसायन विधि। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, बायोकेमिकल क्या कहेंगे इसको, बायोकेमिकल विधि। अगली विधि क्या है इसकी, क्लिनिकल विधि। क्लिनिकल का मतलब होता है नैदानिक। क्या करेंगे हम, नैदानिक यानी कि क्लिनिकल यानी देखकर बताएंगे कि इसका पोषण स्तर का मूल्यांकन कैसा रहा होगा, राइट। नैदानिक विधि होती है। और देखते हैं कौन सी है, बायोफिजिकल बहुत मोस्ट चैप्टर है, आप लोग को इनको इस चैप्टर को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, कोई भी यूनिट नहीं छोड़नी है इसकी, पूरा अच्छे से पढ़िएगा। इसको एक नाम से और जानते हैं, बायोफिजिकल भी कहते हैं और एक और कहते हैं क्या कहते हैं, रेडियोलॉजिकल विधि। क्या कहते हैं इसको, रेडियोलॉजिकल विधि कहते हैं। एक और होती है फंक्शनल चलिए देखते हैं। अब जो अप्रत्यक्ष में है इसमें कौन कौन सी विधियां आ रही हैं, तो इसमें कौन सी आएगी, डाइटरी
असेसमेंट, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? आधारीय चयापचय, आधारीय मूल्यांकन। क्या कहेंगे इसको? आधारीय मूल्यांकन। और एक और विधि होती है जिसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? वाइटल हेल्थ स्टैटिक्स। क्या कहेंगे? वाइटल हेल्थ स्टैटिक्स। यानी ये कह रहा है कि जो है विधि, एक कैसी विधि है? यह एक स्वास्थ्य से संबंधित है। कैसी है? स्वास्थ्य की सांख्यिकीय गणना के आधार पर है। राइट? क्या कह रहा है? स्वास्थ्य की सांख्यिकीय गणना। परीक्षण यानी मूल्यांकन करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? हम पहले इनको याद रखेंगे कि कौन सी विधि किस में आ रही है। तो प्रत्यक्ष में कौन कौन सी आ रही है? एंथ्रोपोमेट्री विधि आ रही है जिसको मानव मिति कह रहे हैं, जैव रसायन विधि जिसको बायोकेमिकल विधि कह रहे हैं, फिर क्लिनिकल विधि जिसको नैदानिक विधि कह रहे हैं, बायोफिजिकल जिसको रेडियोलॉजिक विधि कह रहे हैं। फिर वही हमने अप्रत्यक्ष में देखा तो डायटरी असिस्टमेंट जिसको हम आधारीय मूल्यांकन कह रहे हैं। फिर हम वाइटल हेल्थ स्टैटिक्स कह रहे हैं। वाइटल हेल्थ स्टैटिक्स का मतलब स्वास्थ्य सांख्यिकीय। यानी अब हम देखेंगे इनका डिटेल रूप कि एंथ्रोपोमेट्री क्या है, इसमें कौन कौन से मेथड आते हैं, कौन कौन सी चीजों को इसमें लिया गया है। राइट? तो हम सबसे पहले क्या देखने जा रहे हैं? एंथ्रोपोमेट्री। ओके, चलिए देखते हैं एंथ्रोपोमेट्री विधि क्या है। तो प्रत्यक्ष विधि की हम पहली विधि को देखेंगे कि इसमें पहली विधि कौन सी आ रही है? एंथ्रोपोमेट्री आ रही है। ओके, आइए देखते हैं एंथ्रोपोमेट्री क्या है। एंथ्रोपोमेट्री क्या है? यानी मानव मिति में कैसे मूल्यांकन किया जाता है। राइट? जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है कुपोषण का, यानी देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे इसका चेक किया जाता है कि बच्चा कुपोषित है या सुपोषित है। मान लीजिए हम किसी को न्यूट्रिशन दे रहे हैं, या हम खुद न्यूट्रिशन ले रहे हैं, या हम अपने परिवार में न्यूट्रिशन दे रहे हैं, या हम कहीं कोई रिसर्च करने जा रहे हैं, वहां देखेंगे कि यहाँ के लोग कुपोषित हैं कि सुपोषित हैं। तो हम उसके लिए क्या करेंगे? हम एक मूल्यांकन करेंगे जो किस पे आधारित होगा? पोषण पे आधारित होगा। फिर हमने विधियां देखी कि हम या तो हम डायरेक्ट विधि से कर लें या तो इनडायरेक्ट से कर लें। तो हमने सोचा कि इनडायरेक्ट से छोड़ो, हम डायरेक्ट ही जाके कर लेते हैं। डायरेक्ट में हमने फिर ये देखा कि कौन सी विधि को ले लिया जाए। तो हमने कहा सबसे अच्छी विधि हमको एंथ्रोपोमेट्री लग रही है, और हम एंथ्रोपोमेट्री मेथड से ही क्या करेंगे? इसका मूल्यांकन करेंगे। तो हमने सबसे पहले एंथ्रोपोमेट्री में देखा कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसका बॉडी वेट देखेंगे कि बॉडी वेट कितना है बेबी का, या जिस व्यक्ति का ले रहे हैं तो उसका क्या देखेंगे? सबसे पहले बॉडी वेट देखेंगे। यानी इसको क्या कहेंगे? शारीर भार या शारीरिक भार। शारीरिक भार देखेंगे उसका। अब देखते हैं शारीरिक भार हम नापेंगे कैसे, हम देखेंगे कैसे, हमें कैसे पता कि बच्चा कुपोषित है कि सुपोषित है? हम क्या करेंगे उसके लिए हम क्या करेंगे? एक स्केल लेंगे। हमारे पास स्केल होगा, हम कुछ स्केल लेके जाएंगे उनके पास, उसके तहत क्या करेंगे? उसको पता करेंगे। तो हम सबसे पहले किसका देखने जा रहे हैं? बच्चों का देखने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि अगर हमें कुपोषण या सुपोषण का पता करना होता है तो किसी भी क्षेत्र का अगर हमें कुपोषण सुपोषण का लेवल जानना है तो हम अगर उनके बच्चों का अगर लेवल देख लेते हैं, उनके पोषण का स्तर बच्चों में देख लेते हैं, तो हम समझ लेंगे कि यहाँ की जनसंख्या कुपोषित है या सुपोषित, यानी बच्चों में सबसे पहले लक्षण दिखाई दे जाते हैं। इसका मतलब यही है। तो हमने क्या किया? एक बैलेंस बीम स्केल लिया। बैलेंस बीम स्केल लिया, और इससे क्या किया हमने? तो इससे हमने बॉडी वेट नापना शुरू कर दिया। कितने साल के बच्चों का नापा हमने? कितने साल के बच्चों का नापा? तो 2 साल के, यानी 2 वर्ष के बच्चों का देख रहे हैं। राइट? 2 वर्ष से कम के बच्चे हैं ये, इनका क्या कर रहे हैं हम? बॉडी वेट स्केल से, सॉरी बैलेंस बीम स्केल से क्या कर रहे हैं? इनका बॉडी वेट करेंगे। जिससे हम क्या करेंगे? ये कैसी विधि है? यानी हमने क्या किया? एक स्केल लिया, उसको एक मान लीजिए आपने देखा है ना, एक जब आप कभी अपना भार वजन करवाते हैं तो इस तरह से कुछ ऐसे बना होता है, इस पे खड़े हो जाओ तो क्या होता है? यहाँ से आपका जो कितने केजी के हैं वो बता देता है। यहाँ एक वो मीटर लगा होता है इस तरह से,
होता है ना। इसी तरह से एक स्केल होगा जिसमें कितने साल के बच्चों का, 2 साल के बच्चों का क्या किया जा रहा है, तो उसका नाप लिया जा रहा है, राइट। तो ये कौन सा पूछ लेता है क्वेश्चन, यही पूछेगा कि अगर एंथ्रोपोमेट्री में जो है बॉडी वेट के लिए हम कौन सा स्केल का उपयोग करते हैं, तो कौन सा स्केल है, बैलेंस बीम स्केल है। फिर देखते हैं कि अगला स्केल, इसको एक नाम से और जानते हैं, लीवर के नाम से। तो पूछता है 2 साल से कम उम्र के बच्चे का अगर हमें बॉडी वेट करना है तो किस उपकरण का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन बहुत सारे दिए होंगे, लेकिन आपको किसको लगाना है, बैलेंस बीम को लगाना है। फिर एक उपकरण और देखा गया है, स्प्रिंग। क्या है, स्प्रिंग स्केल। जो स्प्रिंग स्केल है ये क्या है, तो यह एक स्प्रिंग जैसा लगा रहता है और इसमें एक तराजू जैसा लगा रहता है, जिसमें क्या होता है, बच्चे को बैठा दिया जाता है और यहाँ एक उसका मीटर दिया रहता है जिसमें क्या होता है, बच्चे को नाप लिया जाता है। यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, बच्चे के घर तक, यानी हर घर तक ले जाके और बच्चे को बिठा के उसका वेट लेके और हम उसको काउंट कर सकते हैं। लेकिन ये विधि कैसी है, तो ये कम विश्वसनीय है। कैसी, यानी कि इसका जो यंत्र है, जो स्प्रिंग स्केल है, ये क्या है, ये विश्वसनीय नहीं है। यानी ये क्या करता है, एक समय में अलग अलग वेट दे देता है। अगर 1 मिनट पहले बच्चे को खड़ा किया तो 4 किलो का बताया और थोड़ी देर बाद फिर खड़ा किया तो 6 किलो का हो गया। यानी ये क्या कर रहा है, ये सही वेट नहीं दे रहा है। तो ये कैसा हो गया, कम विश्वसनीय है। कैसा है, कम विश्वसनीय है, राइट। फिर देखते हैं कि जो हमारा बैलेंस बीम स्केल है ये कैसा है, ये विश्वसनीय है कि नहीं है। तो ये कैसा है, ये उपयुक्त है, यानी उपयुक्त है, राइट। ये कैसा है, उपयुक्त है, यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से, यानी कि इससे हम नाप ले सकते हैं। ये कैसा नाप देगा, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, राइट। फिर हम आगे देखते हैं, हमने सबसे पहले क्या देखा, तो हमने सबसे पहले देखा कि अपने इसमें क्या देखा, बॉडी वेट को क्या किया, काउंट किया, राइट। किसमें किया, एंथ्रोपोमेट्री विधि में 2 स्केल का प्रयोग किया, एक बैलेंस बीम स्केल और दूसरा हमने क्या किया, तो दूसरा हमने स्प्रिंग स्केल का प्रयोग किया है, जिसमें हमने क्या देखा, तो क्या देखा, बॉडी वेट को। फिर हम अगली बात करते हैं ऊंचाई की। अब किसकी बात कर रहे हैं, नंबर 2 ऊंचाई की बात करेंगे, यानी हाइट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, ऊंचाई की। अब हम ऊंचाई देखेंगे इसके तहत कि जो बच्चा है उसकी ऊंचाई कितनी है, यानी उसकी लंबाई कितनी है। जब हम लंबाई की बात करेंगे तो हमें कौन कौन से स्केल का प्रयोग करना होगा, हम किस स्केल से नापेंगे कि बच्चे की लंबाई ठीक है, उम्र के अकॉर्डिंग है या नहीं है, राइट। तो हमने देखा कि ये भी हमें कितने साल के बच्चे के लिए कम है, तो 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए, राइट। 2 वर्ष से कम उम्र के हैं, वो भी 2 वर्ष से कम के लिए था जो हम अभी इसके लिए उपयोग कर रहे थे 2 स्केल, और ये भी क्या है, 2 वर्ष से कम के लिए है। तो इसके लिए कौन कौन से स्केल हैं, तो इसके लिए हम उपयोग करेंगे एक इन्फेंटोमीटर। किसका उपयोग करने जा रहे हैं, इन्फेंटोमीटर का। यह क्या है, यह एक बेड जैसी संरचना होती है। कैसी संरचना होती है, एक बेड जैसी संरचना होती है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें बेबी को लिटा दिया जाता है और लिटा के क्या किया जाता है, उसका बॉडी वेट पता कर लिया जाता है। सॉरी, इसकी क्या कहती है, उसकी लंबाई का पता किया जाता है। यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, उसको नाप ली जाती है, राइट। यानी ये क्या है, इन्फेंटोमीटर है। ये 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए है। फिर अगर आप बात करें तो 2 साल से अधिक के बच्चे के लिए, अब हमने तो यहाँ तक 2 साल की बात की है। अगर हम बात करें 2 साल से बड़ा है मेरा बच्चा, तो हम किस में नापेंगे, तो हम अगले एक हमारे पास एक और मीटर होगा, उसको हम क्या कहेंगे, स्टैंडियोमीटर। स्टैंडियोमीटर कितने वर्ष के बच्चे के लिए है, तो ये कितने के लिए है, तो 2 से अधिक वर्ष के बच्चों के लिए। यानी 2 से अधिक हो, लेकिन किससे कितनी हो, उसकी कम से कम 5 वर्ष के बच्चे का ही हम क्या करते हैं, यहाँ मापन कर रहे हैं, यानी इसका हम मूल्यांकन कर रहे हैं। तो 2 वर्ष से हमने अधिक ले लिया और 2 वर्ष से अधिक लेके क्या किया, ये हमारा एक स्केल था, हमने यहाँ बच्चे को खड़ा किया और यहाँ हमने नंबर दे दिए। इस अकॉर्डिंग क्या किया हमने, उसकी लंबाई देख ली कि बच्चा कितना लंबा है। तो क्या किया हमने, देखिए बॉडी वेट देखा। बॉडी वेट में हमने क्या किया, हमने 2 उपकरण का उपयोग किया। हमने 2 क्या कहते हैं, 2 जो हमारे स्केल थे उनका प्रयोग किया। एक तो हमने बैलेंस बीम स्केल किया, दूसरा हमने स्प्रिंग स्केल किया। बैलेंस बीम स्केल था तो वो क्या था, बहुत उपयुक्त था, यानी बहुत अच्छा निकला, वो बहुत अच्छा विश्वसनीय था। जो हमारे स्प्रिंग थे वो कम विश्वसनीय था।
फिर हमने जब बॉडी वेट कर लिया एंथ्रोपोमेट्री के तहत, अब हमें दूसरा क्या करना है, उसकी हाइट को नापना है। हाइट के नापने के लिए अगर हमारा 2 साल से कम का बच्चा था तो हमने इन्फेंटोमीटर का प्रयोग किया, जो एक बेड की संरचना थी उसमें क्या किया, बेबी को लिटाया और उसकी लंबाई ले ली। लेकिन 2 साल से ज्यादा का बच्चा हो गया, 2 साल से बड़ा है बच्चा, तो हमने क्या किया, स्टैंडियोमीटर लिया और उसमें खड़ा करके बच्चे की लंबाई का नाप कर लिया। राइट, इस तरह से हमने क्या किया, बॉडी वेट और हाइट का मापन कर लिया। अगला देखते हैं हम अगली कौन सी विधि है, यानी अगला और हम क्या करना पड़ेगा इसके लिए। अगर हमें एंथ्रोपोमेट्री के तहत हम नाप ले रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। अगला हम क्या करेंगे इसके लिए, तो हम क्या करेंगे, म्यूक का प्रयोग करेंगे। थर्ड नंबर पे क्या आएगा, म्यूक, MU, क्या होगा, MUAC, म्यूक। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेड अपर आर्म स्केल। क्या है, मेड अपर आर्म सर्कल, ये है। अब ये करता क्या है, इसमें करना क्या होता है, तो ये जो होता है इसके तहत हम क्या करते हैं, देखिए म्यूक में क्या कर रहे हैं, म्यूक में जैसे मैं एक बेबी हूँ और मेरा कोई आके क्या कर रहा है, मेरा मूल्यांकन कर रहा है पोषण स्तर का। विधि में उसने पहले मुझे क्या किया, मैं 2 साल की थी तो मुझे पहले उसने मेरी क्या किया, वजन को तोला, तो मुझे बैलेंस बीम स्केल को पर क्या किया, खड़ा कर दिया और मेरा नाप ले लिया। उनके पास अगर वो नहीं था तो उन्होंने क्या किया, स्प्रिंग स्केल ले लिया, मेरा जब वजन काउंट कर दिया तब फिर उन्होंने कहा मेरी ऊंचाई को देखें कि कितनी ऊंची हूँ, तो उन्होंने एक स्टैंडियोमीटर लाया, और अगर मैं 2 साल से बड़ी थी तो स्टैंडियोमीटर, और मेरा भाई जो 2 साल से कम था उसके लिए कौन सा किया, तो एक बेड का उपयोग किया जिसको क्या कहा, इन्फेंटोमीटर कहा। राइट, अब उनने 2 तो काउंट कर ली, मेरी हाइट भी ले ली और मेरा वजन भी ले लिया, लेकिन अब उन्हें मेरी जो है मेरी स्किन की मोटाई लेनी है, मेरी मांसपेशियों की मोटाई का पता करना है कि मैं कैसी, मतलब मेरे पास कितनी मांसपेशियां हैं या फिर मैं मांसपेशियों में कैसी हूँ। तो क्या करेंगे, इन्होंने एक म्यूक का प्रयोग किया। म्यूक मतलब मेड अपर आर्म सर्कल। ये क्या कर रहे हैं, ये भुजा है, यानी मेरे हाथों को और हाथों के भुजा यानी स्कैपुला, जो स्कैपुला और अल्ना के बीच के भाग को क्या करेंगे, एक टैप से, एक टैप होगा और उससे क्या करेंगे, इसका नाप लेंगे। राइट, इससे नाप लेंगे और ये बताएंगे कि ये बच्चा कैसा है, कुपोषित है या सुपोषित है। तो आइए देखते हैं वो उपकरण कैसा होगा। तो वो उपकरण कैसा होगा, तो उपकरण का नाम क्या है, तो उसका जो उपकरण होता है इसको क्या कहते हैं, फाइबर ग्लास टैप। इसको क्या कहते हैं, फाइबर ग्लास टैप कहते हैं। और फाइबर ग्लास टैप को उन्होंने मेरे अल्ना यानी यहाँ से लेकर और यहाँ के बीच का भाग लिया, एकदम बराबर से बीच का भाग ले लिया और वहां क्या किया, वो टैप लपेटा और यहाँ की मोटाई नाप ली। जो इन्होंने मोटाई नापी उन्होंने बताया कि ये कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कितने से कम नहीं होनी चाहिए। तो इनने क्या किया, एक इसका मापक दिया। तो इन्होंने कहा अगर सामान्य होगा, अगर बच्चा सामान्य है तो उसकी कितने होने चाहिए, तो उसका होना चाहिए, ये पूछा उन्होंने। फिर इन्होंने कहा अगर कुपोषित है तो कितना होना चाहिए, तो एक अपना मीटर दिया है, यानी एक हमने नंबर दिया और उसके तहत क्या किया कि एक अपना वो दे दिया। राइट, इसमें देखते हैं क्या हुआ है। फिर इन्होंने एक तो ये ले लिया, जब देखा इन्होंने कि अगर एक नंबर दिया 13.5, राइट, अगर कह रहे हैं 13.5 से कम है तो बच्चा कैसा है, कुपोषित है, राइट। अगर 16 cm है, अगर उसकी जो नाप ली है बाजू की और वो 16 सेंटीमीटर है ये, तो बच्चा कैसा है, सुपोषित है। राइट, लेकिन वही अगर 13.5 से कम है तो बच्चा कैसा है, कुपोषित है। कह रहे 12 है तो कैसा है, यानी देखिए इन्होंने क्या कहा कि बच्चा इसमें क्या है, सीवियर है, कुपोषित तो है। अगर 16 से कम हो गया तो क्या आ जाएगा, कुपोषित हो जाएगा। 16 एक सामान्य अवस्था है, ये कैसी अवस्था है, सामान्य अवस्था होगी बच्चे की। इससे कम होगा तो कुपोषित होगा, राइट, कुपोषित होगा। लेकिन वो कह रहा है कि इससे कम होगा तो कुपोषित होगा, लेकिन वो कह रहा है अगर 13.5 हुआ तो क्या कहलाएगा, 13.5 हुआ तो क्या कहलाएगा, सीवियर कहलाएगा, सीवियर होगा। फिर कह रहा है अगर 12 हुआ तो कितना होगा, तो एक्यूट होगा, एक्यूट होगा। फिर कह रहा है अगर 12 से भी कम हो गया तो, यानी ये कह रहा है यहाँ क्या होगा, 12.5 होगा। और कह रहा है अगर 12.5 से भी कम है तो क्या होगा,
तो वह किस में आ जाएगा, माल न्यूट्रिशन में। तो इन तीनों को मिला के क्या बना, SAM। अब ये अवस्था कैसी आ गई, SAM की अवस्था कैसी होती है, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, यानी यह कुपोषण की बहुत तीव्र अवस्था को दिखा रहा है। यानी बच्चा जिसका हमने नाप लिया है वो कैसा है, ज्यादा कुपोषित है, यानी अब उसको इलाज की बहुत ज्यादा जरूरत है, एक्स्ट्रा पोषक तत्वों की जरूरत है। तो किसमें, सेम कैसी अवस्था है, तो एक तीव्र अवस्था है, कुपोषण की एक तीव्र अवस्था है। इसको किसने बताया, म्यूक के तहत बताया गया। किस स्केल का प्रयोग किया, फाइबर ग्लास का उपयोग किया। भुजा के किस भाग का प्रयोग किया गया, तो जो भुजा के मध्य भाग का प्रयोग किया गया, यानी कि स्कैपुला और अल्ना के बीच के भाग का जो क्या है इसका नाप लिया, और किससे लिया, तो फाइबर ग्लास से लिया। सामान्य अवस्था पूछे तो 16 cm है। अगर 16 cm से कम है तो क्या होगा, कुपोषित होगा। 13.5 है तो सीवियर अवस्था होगी। 12.5 है तो क्या होगी, एक्यूट होगी। और 12.5 से भी कम है तो सैम की अवस्था आ जाएगी। और सैम मतलब क्या होगा, तीव्र कुपोषण। क्या होगा, तीव्र कुपोषण होगा। राइट। देखिए जो पॉइंट आपको लग रहे हैं ना कि मोस्ट है, इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन इनसे बनते हैं, तो आप लोग इनको क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर करते जाइएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। राइट। चलिए आगे बात करते हैं। अभी तक हमने क्या क्या देखा, तो हमने बॉडी वेट कर लिया उसका। बॉडी वेट करने के बाद हमने उसकी हाइट नाप ली, और हाइट के बाद हमने क्या कर लिया, तो उसका जो है म्यूक कर लिया। राइट। म्यूक में देख लिया कि क्या बच्चा कुपोषित है या नहीं है। अब हम अगला देखते हैं, अगला कौन सा परीक्षण उसका करने जा रहे हैं इसके तहत, और हमें क्या क्या करना पड़ेगा। राइट। तो अगला हमने देखा इसका, अब हम चौथा भाग देखते हैं। पहले हमने बॉडी वेट कर लिया, हाइट कर ली, म्यूक कर लिया। अब हम क्या करेंगे, फैट फोल्ड विधि का प्रयोग करेंगे। फैट फोल्ड विधि या फैट फोल्ड मेथड करेंगे। तो फैट फोल्ड में देखा, तो फैट फोल्ड में क्या होता है, नाम से कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे उसके मांसपेशियों को फोल्ड करके देखा जा रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें जो देखिए जो बेबी है, बेबी का क्या करेंगे, उसका दाहिना हाथ। राइट। अब ये म्यूक में तो दो में से किसी हाथ में भी कर सकते थे, लेकिन इसमें क्या किया, फैट फोल्ड विधि में क्या कर रहा है, तो फैट फोल्ड विधि में क्या करेगा, दाहिना हाथ लेगा, और दाहिने हाथ के जो अल्ना और स्कैपुला के बीच का भाग है उसको क्या करेगा, इसको अपने जो अंगूठा है और जो तर्जनी है उससे क्या करेगा, इस तरह से पकड़ के देखेगा। और पकड़ने के बाद इसमें एक कैलिपर लगा देगा। कैलिपर आप देखते हैं ना, जैसे जो क्या कहते हैं, कपड़ा सुखाते हैं और उसके ऊपर एक आप कैलिपर लगा देते हैं, उस तरह से कैलिपर का कोई उपकरण होगा, और उसको क्या करेगा, जिस तरह से उसने पकड़ा और पकड़ने के बाद उसमें क्या किया, एक कैलिपर लगा दिया, और फिर उस कैलिपर से ही उसको पता चला कि इसकी मांसपेशियों की मोटाई कितनी है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि उसने क्या किया, कौन से उपकरण का, यानी जो कैलिपर था वो कौन सा था। तो इसने किस उपकरण का प्रयोग किया, उपकरण देखते हैं। तो उपकरण कौन सा था, यानी कौन से उपकरण का प्रयोग किया, तो स्किन फोल्ड, इसको क्या कहेंगे, स्किन फोल्ड कैलिपर। क्या कहेंगे इसको, स्किन फोल्ड कैलिपर इसका नाम था। जो उसने तर्जनी यानी दाहिनी भुजा से, दाहिनी भुजा के मध्य भाग में उसने क्या किया, अंगूठा और तर्जनी से उसको पकड़ा इस तरह से, और कैलिपर लगा दिया। और कैलिपर का नाम क्या था, तो स्किन फोल्ड कैलिपर। किसमें किया, तो फैट फोल्डर विधि में किया। राइट। और उसने जो कैलिपर लगाया उससे उसने क्या किया, मांसपेशियों को नाप लिया, और इसके तहत इसने क्या कर दिया, इसका एक मूल्यांकन कर लिया। राइट। अगली विधि देखते हैं। अगली विधि कौन सी है, नाम लिखते जाइएगा, उपकरण बहुत मोस्ट है, पूछता रहता है। अगली विधि की बात करते हैं। तो अगली विधि होगी हमारी फैट फोल्ड एट सब फैट फोल्ड एट सब स्कैपुला। क्या है, फैट फोल्ड सब स्कैपुला। इसमें क्या हो रहा है, देखिए इसमें इसने क्या किया कि दाहिने हाथ का जो तर्जनी और अंगूठा से क्या किया था, उसको पकड़ा था और कैलिपर लगा दिया था। अभी उसने क्या किया, कैलिपर तो नहीं लगाया, लेकिन जो उसने पकड़ा है इस तरह से, तो उसके बीच में एक कोण बन रहा है। जो कोण बन रहा है तो कितने डिग्री का बन रहा होगा, 45 डिग्री का, 45 डिग्री का।
कि इसमें क्या करता है कि जो उसकी चमड़ी है और चमड़ी पर 45 डिग्री का कोण बन रहा है, उससे कितना कम है कितना ज्यादा है, यानी 45 डिग्री का कोण बन रहा है तो बच्चा कैसा है, सुपोषित है। इससे कम ज्यादा बन रहा है तो क्या हुआ, कुपोषित होगा। तो उसने क्या किया, जो उसने तर्जनी और अंगूठा से, यानी कि जो क्या किया था, तर्जनी और अंगूठा से जो मांसपेशियों को पकड़ा था, उसके बाद उसने एक उपकरण का प्रयोग किया और उपकरण का नाम क्या है, तो अल्ना, क्या नाम है, अल्ना कैलिपर, अल्ना कैलिपर। और अल्ना कैलिपर का प्रयोग कब किया इसने, जब इसने देखा कि कितने डिग्री का कोण बन रहा है, यानी इस तरह से पकड़ा तो उसके यानी तर्जनी और इसके बीच में कितनी डिग्री का कोण बन पा रहा है, इसको नापने के लिए उसने क्या किया, एक कैलिपर का प्रयोग किया, जो क्या है, अल्ना कैलिपर। ये तो हमारे भारत का है, यानी भारत में अगर हमें किसी का मूल्यांकन करना होगा तो हम किसका उपकरण का करेंगे, अल्ना कैलिपर का करेंगे। किसके तहत करेंगे, फेट फोल्ड्स ऑफ एट स्कैपुला के तहत। लेकिन अगर वही यूएसए वाले हों, यूएसए के हों, तो कौन सा कैलिपर का उपयोग करेंगे, हाई पैडर कैलिपर। किसका है, हाई पैडर कैलिपर का। कौन करता है, यूएसए में करते हैं, राइट। लेकिन भारत में अल्ना कैलिपर का। तो क्वेश्चन अगर इस तरह से बन जाए कि भारत में फेट फोल्ड सब स्कैपुला के तहत कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो आपको पता होगा कि भारत में अल्ना कैलिपर का प्रयोग करते हैं और यूएसए में हाई पैडर कैलिपर का, राइट। चलिए आगे देखते हैं। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा, हमने एंथ्रोपोमेट्री विधि देखी, और एंथ्रोपोमेट्री विधि में हमने किस किस को देखा, तो हमने एक बॉडी वेट देखा, एक ऊंचाई देखी, दूसरा म्यूक देखा, म्यूक के तहत हमने फैट फोल्ड विधि देखी, फैट फोल्ड के बाद हमने फैट फोल्ड एंड सब स्कैपुला देखा। और अगली विधि देखने जा रहे हैं, ये तो हमारी 5 हो गई, और अगली विधि कौन सी है, तो हम अगली विधि देखते हैं कौन सी है। तो अगली विधि का नाम है हेड एंड चेस्ट सर्कल। क्या होगा, हेड एंड चेस्ट सर्कल। सर्कल फ्रेम, यानी कोई ऐसा फ्रेम होगा जो किस किस को नाप के देगा, हेड को भी नाप के देगा और चेस्ट को भी नापेगा। हमने क्या किया, हमें बच्चे का कुपोषण और सुपोषण का पता करना था। हमने उसका बॉडी वेट कर लिया, हाइट को भी देख लिया, म्यूक भी कर लिया, म्यूक के बाद हमने फैट फोल्डर विधि भी कर ली, राइट। म्यूक में हमने टैप लगाया था, फैट फोल्डर में हमने कैलिपर से उपयोग किया, और फिर फैट फोल्डर से स्कैपुला कर लिया, कैलिपर के अंदर का भी हमने क्या कोण देख लिया। अब हमने अगली विधि का प्रयोग किया, हेड एंड चेस्ट सर्कल फ्रेम, यानी हमने क्या किया, हेड और चेस्ट का सर्कल देखेंगे। अब बेबी का सर और छाती का अंतर कितना है, अनुपात क्या है, जो अनुपात जो मापक दिया है उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इन्होंने एक अकॉर्डिंग एक अनुपात क्या मांगा है। तो अगर सामान्य देखें कि सामान्य अवस्था में क्या होगी, सामान्य अवस्था क्या होगी इसकी हेड एंड चेस्ट सर्कल फ्रेम में, तो क्या होगी, 1 पॉइंट अगर 0 है, जो उन्होंने जो एक टैब दिया यानी जो हमारा उपकरण दिया उसमें एक नंबरिंग दी होगी। नंबरिंग में उन्होंने क्या किया, उसको एक फिक्स कर दिया कि इतना होगा तो सामान्य अवस्था होगी, इससे कम होगा तो क्या होगा, कुपोषण होगा, राइट, कुपोषण होगा। तो 1 पॉइंट अगर 0 से कम है तो क्या होगा, कुपोषण होगा, और 1.0 है तो क्या होगा, सामान्य अवस्था होगी, राइट। फिर कह रहा है कि इसमें जो उपकरण का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा उपकरण होता है, कौन सा उपकरण होता है, तो लचीला फाइबर, इसको क्या कहते हैं, लचीला फाइबर, लचीला फाइबर ग्लास टैप, क्या कहेंगे। तो क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछे कि हेड एंड चेस्ट सर्कल को अगर हमें उसकी काउंट करना है, उसका मूल्यांकन करना है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, लचीला फाइबर ग्लास टैप उपकरण का प्रयोग करेंगे। फिर हमने उसमें उपकरण में देखा कि इसमें 1 या 1.0 कोई संख्या लिखी हुई है। अब हमने उसको सर नाप के देखा तो इतनी संख्या आ गई है, सर और हेड का अनुपात हमारा ये आया, तो ये सामान्य अवस्था, इससे कम आया तो क्या होगा, कुपोषण की अवस्था हो गया। अब वो कह रहा है कि सामान्य अवस्था में ये देखा जाता है कि जो 5 साल के बच्चे होते हैं, कह रहा है जो 5 वर्ष के बच्चे होते हैं उनका बुद्धि का विकास जो होता है, बुद्धि का विकास जो होता है कितना हो जाता है, बताइए आप लोग, कितने % बुद्धि का विकास हो जाता है 5 साल की उम्र में, तो कम से कम 90% बुद्धि का विकास क्या हो जाता है,
हो चुका होता है, यानी 90% तक बुद्धि का विकास हो चुका होता है कह रहे हैं। तो लगभग इसी में उसके शरीर के अनुसार उसको देख लिया जाता है कि अगर उसके शरीर में भी कोई कमी है तो क्या होगा, संबंध इसका किससे लगा दिया जाता है, उसकी बुद्धि से लगा लिया जाता है कि अगर उसके शरीर में भी कमी है तो क्या होगा, बच्चा क्या होगा, उसके सर और अगर हेड का सर्कल सही नहीं है तो उसकी बुद्धि का भी विकास सही से नहीं हुआ है। चलिए आगे देखते हैं कि और कौन सा ऐसे उपकरण है जो जिसको प्रयोग किया। देखिए इन्होंने कौन कौन से किया। ये तो बात हुई अभी तक की कितने साल के बच्चे के लिए, 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष की, 5 वर्ष की। 5 वर्ष के बच्चे का अगर हमें पोषण का मूल्यांकन करना है, हमने एंथ्रोपोमेट्री विधि का उपयोग किया, उसका वेट देख लिया, उसकी हाइट देख ली, उसको मीक देख लिया, फैट फोल्डर विधि कर ली, फैट फोल्डर सब स्कैपुला कर लिया, हेड एंड चेस्ट सर्कल कर लिया। अब हमें अगर वयस्क का करना है, अगर हम वयस्क का मापन करेंगे तो क्या करेंगे, वयस्क के लिए हम लोग पढ़ते हैं BMR, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो बॉडी मास इंडेक्स, सॉरी बॉडी मास इंडेक्स रेट। क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स क्या होगा, BMI, सॉरी आर नहीं है, वन दो अलग हो जाता है। ये क्या है, बॉडी मास इंडेक्स, यानी हमें उसकी क्या करना है, उसकी बॉडी का नाप लेना है, यानी वयस्क का क्या करना होगा, मूल्यांकन करना होगा। किसके तहत करना होगा, तो एंथ्रोपोमेट्री के तहत करना होगा, जिसमें हम क्या देखते हैं, उसके हम एक फॉर्मूला देखते हैं, उसकी वजन बटे ऊंचाई बराबर उसका जो BMI होता है वो निकाल लेते हैं कि यानी BMI कितना है, फिर उसका जो वजन कितना है, और वजन के तहत उसकी क्या ले लेते हैं, ऊंचाई ले लेते हैं। इस तरह से एक फॉर्मूला लगा लिया जाता है, वजन आता है और वजन बटे क्या होती है, ऊंचाई होती है, और इस तरह से क्या दिखा जाता है, उसका जो है कुपोषण सुपोषण का मूल्यांकन कर लिया जाता है। इसी में और भी इंडेक्स आते हैं, किसके तरह के, ब्रोका इंडेक्स आता है, ब्रोका इंडेक्स, तो ये भी देखना होता है कि ब्रोका इंडेक्स क्या कह रहा है कि कौन सा व्यक्ति कुपोषित होगा, कौन सा व्यक्ति सुपोषित होगा। तो इसके लिए एक पर्टिकुलर अलग से क्लास रखी जाएगी और जिसमें BMI को क्या किया जाएगा, पूरा A to Z पढ़ाया जाएगा, यानी इसके तहत सारे पॉइंट ऑफ व्यू को देखा जाएगा, राइट। लेकिन अभी तो हम क्या कर रहे हैं, पोषण स्तर का मूल्यांकन कर रहे हैं, लेकिन हमको ये पता है कि BMI किसका भाग है, तो एंथ्रोपोमेट्री में ही एक हमें अगर हमें क्या करना होगा, अगर हमें मूल्यांकन करना है तो BMI को इसी के तहत पढ़ना है, जो किसके लिए है, तो वयस्क अवस्था के लिए, यानी हमें 5 साल के बच्चे के लिए करना है तो हम सिर्फ ये वाली विधियां करेंगे, लेकिन हमें वयस्क करना है तो क्या करना पड़ेगा, BMI करना पड़ेगा। फिर देखते हैं, ये तो हमने BMI देखा है, आगे हम देखेंगे ये हमारी कौन सी विधि कंप्लीट हो गई, ये हमारी विधियां हो गई एंथ्रोपोमेट्री विधि कंप्लीट। अब हम अगली विधि की बात करने जा रहे हैं। अगली विधि कौन सी थी हमारी, इसी में तो हमारी जो प्रत्यक्ष विधियां थी उसमें एंथ्रोपोमेट्री थी, बायो केमिकल थी, बायोफिजिकल थी हमारी, और फंक्शनल थी, क्लिनिकल थी। तो अभी हमारी एक ही हुई है, यानी कि एंथ्रोपोमेट्री, और हम अगली अब कौन सी करने जा रहे हैं, अगली विधि का प्रयोग करेंगे तो बहुत ही बायो, ये तो हमारी एक हो गई। अब हम दूसरी विधि पढ़ेंगे, बायो केमिकल, केमिकल, राइट। बायोकेमिकल यानी जैव रसायन, जैव रसायन। इसमें क्या होता है, व्यक्ति के जैविक पदार्थों को लेकर और लेबोरेटरी में ले जाया जाता है और रसायनों की सहायता से क्या किया जाता है, उसके पोषण स्तर का मूल्यांकन का पता किया जाता है। यानी क्या करेंगे, उसके जो जैव रसायन पदार्थ क्या होते हैं, जैव रसायन पदार्थ, जैव रसायन पदार्थ वो होते हैं, जैसे क्या किया, जैसे उसने उसके यूरिन को ले जाया गया, यूरिन का चेक किया गया, ब्लड चेक किया गया, उसके शरीर यूरिन में कितना प्रोटीन है, उसके हीमोग्लोबिन क्या है, उसके मल का परीक्षण किया गया, वो भी लेबोरेटरी में ले जाकर। यानी कि बायोजैविकल पदार्थ को लेकर, यानी जैविक पदार्थ को लेकर, उसके जैविक पदार्थ मूत्र, मल, रक्त, यूरिन, ये सब हुए।
इनको ले जाकर क्या करेंगे, लेबोरेटरी में ले जाएंगे और लेबोरेटरी में लैब में ले जाकर कुछ केमिकल डालेंगे और केमिकल डाल के इनका क्या करेंगे, इनके बड़े इनमें अगर कोई मात्रा बढ़ी हुई पाई जा रही है या इनमें कोई कमी पाई जा रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि बच्चा कुपोषित है या सुपोषित है। तो देखते हैं कौन कौन से परीक्षण किए जाते हैं इसमें। सबसे पहले परीक्षण क्या होगा इसका, तो सबसे पहले परीक्षण होगा, हम किसको देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं इसमें रक्त में एल्बुमिन की मात्रा, रक्त में किसकी मात्रा, रक्त में एल्ब्यूमिन की, एल्ब्यूमिन का लेवल या स्तर। क्या किया हमने ब्लड को ले गए और ब्लड को लैब में ले गए, लैब में हमने क्या किया, उसके एल्ब्यूमिन की मात्रा का पता किया। एल्ब्यूमिन क्या है, तो एक हमारे जो है शरीर में यानी सॉरी हमारे जो सीरम होता है, यानी कि सीरम में एल्ब्यूमिन जो होता है, इसको सीरम भी कहते हैं, तो सीरम में एल्ब्यूमिन की लेवल का पता करेंगे, ये एल्ब्यूमिन का स्तर पता करेंगे। तो ये एल्ब्यूमिन क्या है, तो यह क्या है, रक्त की प्रोटीन है। क्या है, रक्त की प्रोटीन। अब देखिए अगर हमें किसी का मूल्यांकन करना है तो हमने डायरेक्ट क्या किया, उसको ब्लड को लिया और उसके जो ब्लड को हमने उसके प्रोटीन को चेक किया, प्रोटीन को चेक किया तो हमें पता चल गया कि इसके रक्त में क्या है, प्रोटीन की मात्रा कम है या ज्यादा है। इस बेस से हमने क्या कर लिया, उसका एक मूल्यांकन कर लिया, यानी हमने उसका एक परीक्षण तैयार कर लिया। फिर हम देखेंगे अगला क्या होता है, तो अगला हम देखेंगे रक्त में ट्रांसफेरिन की मात्रा, रक्त में ट्रांसफेरिन का स्तर। इसमें क्या होता है, ये किसका सूचक होता है, तो यह क्या है, आयरन को धारण करने वाला, जो फेरिन होता है, ट्रांसफेरिन होता है, ये क्या होता है, आयरन को धारण करने वाला प्रोटीन होता है। आयरन को धारण करने वाला क्या है, ये एक तरह का प्रोटीन है जो किसको धारण कर रहा है, आयरन को कर रहा है। अगर रक्त में इसका स्तर कम होगा तो ऑब्जेक्टली ये क्या करेगा, आयरन को भी कम ग्रहण कर पाएगा। भाई देखिए अगर आपके पास मान लीजिए आप किसी कहीं पे चेक करना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि अगर यहाँ पे मान लीजिए आप यहाँ प्रयागराज की बात करें, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, कितने हैं, अगर हमें ये पता करना है कि बच्चों की संख्या कम है या ज्यादा है, हम इसका मूल्यांकन करने जा रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि जो ई रिक्शा वाले हैं, ये ई रिक्शा वाले ज्यादातर खाली रहते हैं कि इनमें बच्चों की संख्या देखी जाती है, या कोचिंगों में बच्चों की संख्या कितनी है। हम इसके बेस पे ये पता कर ले हैं कि इलाहाबाद में बहुत सारी जनसंख्या है बच्चों की, वो जो पढ़ने वाले हैं। इस तरह से हमने क्या किया, हमने रक्त को लिया, उसमें ट्रांसफेरिन का स्तर देखा, और ट्रांसफेरिन क्या होता है, तो ट्रांसफेरिन एक आयरन को धारण करने वाला प्रोटीन होता है। और आयरन अगर प्रोटीन को, जो प्रोटीन है जो आयरन को धारण करता है, जो उसको एब्जॉर्ब करता है, अगर उसका लेवल अच्छा है, इसका मतलब आयरन भी होगा, यानी बच्चा कैसा होगा, कुपोषित होगा या सुपोषित होगा, यानी यह सुपोषित होगा। फिर अगला देखते हैं कि अगला कौन सा, इसमें क्या कर रहा है, तो क्या करेगा, ब्लड में यूरिन, यानी इसको कहते हैं ब्लड यूरिन नाइट्रोजन। इसको एक नाम से और जानते हैं, इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, बन क्या है, BUN, बन क्या है, बन क्या है, तो ब्लड में यूरिन नाइट्रोजन की मात्रा का पता करते हैं। यानी अगर हमारे ब्लड में बन की मात्रा अधिक पाई जा रही है, यानी ब्लड में यूरिन और नाइट्रोजन अधिक पाया जा रहा है, तो क्या होगा कि इसका मतलब है कि किडनी क्या है, डिसबैलेंस चल रही है, किडनी फेल होने की आशंका है या किडनी फेल है। तो अगर हमें ये पता करना है, तो किडनी से संबंधित बीमारी का पता करना है, तो हम क्या करेंगे, बन टेस्ट करेंगे। और अगर उसके लेवल प्रोटीन का पता करना है तो एल्ब्यूमिन का कर लेंगे। अगर हमें आयरन का पता करना है तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफेरिन कर लेंगे। और हमने इसको किडनी के लिए इसको कर लिया, यानी देख लिया। इसके बाद हम देखेंगे क्रिएटिनिन, हम क्रिएटिनिन टेस्ट करेंगे, क्रिएटिनिन। और क्रिएटिनिन में क्या होता है, क्रिएटिनिन जो है कि एक तरह से क्या होता है, इसमें यूरिन में जो यूरिन होता है व्यक्ति का, यूरिन में क्या करते हैं, क्रिएटिनिन की मात्रा को चेक करते हैं कि कितना क्रिएटिनिन पाया जा रहा है।
और अगर इसमें क्रिएटिनिन की मात्रा बहुत ज्यादा है, राइट, अगर क्रिएटिनिन की मात्रा यूरिन में बहुत ज्यादा पाई जा रही है, इसका मतलब है मांसपेशियों का क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है। मांसपेशियों का क्या है, क्षरण हो रहा है। क्षरण हो रहा है, क्या हो रहा है, मांसपेशियों का क्षरण हो रहा है, क्योंकि जो क्रिएटिनिन होता है वो शरीर के निर्माण में क्या करता है, शरीर के निर्माण का कार्य करवाता है। तो इस तरह से हमने देखा, क्या क्या देखा, हमने बायोकेमिकल देखा। बायोकेमिकल के बाद बायोकेमिकल विधि में हमने रक्त एल्ब्यूमिन का लेवल देखा, रक्त ट्रांसफेरेंट का देखा, ब्लड यूरिन नाइट्रोजन का देखा, क्रिएटिनिन का देखा। देखिए इस टाइम बहुत सारी चिड़ियां आ चुकी हैं, तो थोड़ा उनको दाना डाल के आते हैं, इसके बाद क्लास कंटिन्यू करते हैं। चलिए तो हम बात करते हैं आगे कौन कौन से टेस्ट हैं। अब हमने क्या कर लिया, एल्ब्यूमिन चेक कर ली, ट्रांसपेरेंट चेक कर लिया, नाइट्रोजन वन टेस्ट कर लिया, क्रिएटिनिन टेस्ट कर लिया, हीमोग्लोबिन का टेस्ट करेंगे। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन परीक्षण कर लेंगे, राइट। और क्या करेंगे, तो और क्या करेंगे, विटामिन ए का परीक्षण कर लेंगे। किसका करेंगे, विटामिन ए टेस्ट कर लेंगे, टेस्ट या परीक्षण। इसके तहत हम क्या देखेंगे कि बच्चा कुपोषित है या सुपोषित है। इस तरह से हमने क्या किया, हमने दो विधियों का प्रयोग कर लिया, एंथ्रोपोमेट्री और बायोकेमिकल विधि, राइट। और इसके अभी और भी विधियां हैं, यानी हमें अभी क्लिनिकल विधि पढ़ना है। उसकी क्लिनिकल में क्या होता है, तो हम देख के बता सकते हैं। देख के बताने का मतलब क्या होता है, देखिए अगला देख लेते हैं जल्दी से। अगली विधि क्या है, तो नैदानिक विधि, जिसको क्या कहते हैं, क्लिनिकल, जिसको कहते हैं नैदानिक विधि। इसमें क्या होता है, इसमें जो है बच्चे को क्या देखा जाता है, यानी हम उसके बाल को, यानी हम उसके झड़ते हुए बालों को देख के बता सकते हैं कि उसमें क्या है, उसको उसके प्रोटीन की कमी है, उसके प्रोटीन के साथ साथ विटामिन सी की कमी है, विटामिन बी की कमी है। यानी हमने क्या किया, सिर्फ उसको देख के ही बता दिया कि उसकी आंखें कैसी दिख रही हैं, डल दिख रही हैं, यानी उसको इसके आंखों के नीचे घेरे दिख रहे हैं, उसके काले दग्गे दिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, बच्चे को जो है हीमोग्लोबिन की कमी है, या फिर उसको विटामिन सी की कमी है, या फिर विटामिन अगर उसके और फटे हुए हैं तो विटामिन बी की कमी है। इस तरह से हमने क्या किया, उसकी चमड़ी को देखा, चमड़ी देखी तो कछुआ नुमा, यानी जो है हमारी टोड स्किन दिखाई दे रही है, हमें कछुए जैसी चमड़ी दिखाई दे रही है, तो हमने क्या कहा कि आपको लग रहा है कि विटामिन ए की कमी है। इस तरह से क्या किया, नैदानिक मतलब देख के ही बता दिया, देख के बता दिया कि आंखों में प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, आपकी स्किन सही नहीं दिख रही है, आपके बाल सही नहीं, रूखे रूखे बाल हैं, आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं, इसका मतलब प्रोटीन वगैरह कम है, आपकी मांसपेशियां एकदम सुकड़ी हुई हैं, आपका शरीर सूखा हुआ है, इसका मतलब आपको कुपोषण है। और कुपोषण में आपको लग रहा है कि क्या है, आपको कार्बोहाइड्रेट की कमी हो सकती है, आपको कोई रोग हो सकता है किसी पोषक तत्व के तहत। तो ये क्या हुई, नैदानिक विधि हो गई। इसके बाद अगली विधि कौन सी है, बायोफिजिकल। बायोफिजिकल हमें इसको पढ़ना है, बहुत अच्छी विधि है, बहुत इंपॉर्टेंट विधि है। इसमें भी जो होता है, क्या होता है कि जो क्या करते हैं, एक एक्सरा किया जाता है, इसका मतलब होता है इसकी एक्टिविटी देखी जाती है। बायोफिजिकल का मतलब उसका शारीरिक एक्टिविटी, उसकी जो क्रिया के जो अंग है, उसका जो शरीर है वो कैसी एक्टिविटी कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। इसके लिए हम एक उपकरण देखते हैं, DE, क्या होता है, DEXA, यानी इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डुअल, क्या कहते हैं इसको, डुअल एनर्जी DEX, डुअल एनर्जी, क्या कहेंगे, एक्सरे एब्जर्वमेंट, क्या कहेंगे इसको, डुअल एनर्जी एक्सरे एग्जरमेंटी, राइट। ये क्या है, क्या है, एक उपकरण है जिसके तहत क्या किया जाता है, हड्डियों को या फिर मांसपेशियों को पता किया जाता है। जैसे हमें अगर हमें रिकेट्स, यानी हमने क्या किया, इससे हड्डियों का पता किया, हमने हड्डियों को जांच किया, एक्सरा किया, और एक्सरा में ये देखा कि बच्चा रिकेट्स से संबंधित प्रॉब्लम से संबंधित है, रिकेट्स या ऑस्टोमलेशिया
या ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस। इस तरह से अगर हमें बीमारियों का पता करना है तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट बायोफिजिकल विधि का प्रयोग करेंगे, जिसमें हम DXRA का प्रयोग करेंगे। और इसके उपकरण क्या है, एक उपकरण है, और इसका हमने एक विधि का प्रयोग किया, और उसके क्या किया, हमने उसकी हड्डियों से संबंधित बीमारियों का पता कर लिया। ये तो हमारी कौन सी विधियां थी, ये तो प्रत्यक्ष है। ये कौन सी विधियां कंप्लीट हुई, प्रत्यक्ष विधियां। अभी हमारी कौन सी विधियां अनकम्प्लीट है, अप्रत्यक्ष विधि। ये दो विधियां देखी थी ना हमने स्टार्टिंग में पढ़ने से पहले। हमने क्या देखा था कि जो हमने मूल्यांकन किया था दो प्रकार से, डायरेक्ट मेथड से और इनडायरेक्टली मेथड से। डायरेक्टली मेथड में हमने एंथ्रोपोमेट्री विधि देखी, जिसमें हमने बहुत सारी विधियों को पढ़ा। हमने उसकी ऊंचाई, उसकी लंबाई, उसकी वेट, उसका म्यूक, उसका फैट फोल्डर सब स्टेप कैपिला, और हमने उसका हेड एंड चेस्ट सरकम देखा। फिर हमने इसके बाद क्या देखा, बायोकेमिकल विधि देखी। बायोकेमिकल में हमने उसके जो केमिकल है यानी जैविक पदार्थों को लिया और उसका क्या किया, टेस्ट किया, लेबोरेटरी में ले जाके परीक्षण किया, केमिकल मिलाया, उसका परीक्षण किया। फिर हमने देखा कि इसमें मूल्यांकन में क्या है, कुपोषित है या सुपोषित है, जिसमें हमने उसके ब्लड का टेस्ट यानी बन टेस्ट किया, क्रिएटिनिन टेस्ट किया, हीमोग्लोबिन टेस्ट किया, विटामिन ए का टेस्ट किया, एल्ब्यूमिन का टेस्ट किया और ट्रांसपेरेंट कब टेस्ट किया। फिर हमने क्लिनिकल विधि देखी, जिसमें हमने देख के ही बता दिया, सामने से गए और जैसे आप जाते हैं ना डॉक्टर के पास, डॉक्टर देखता है, जीभ दिखाओ, आंख है, ऐसे करके देखता है, हाँ आपको, फिर बाद में कुछ बोलेगा, लेकिन पहले क्या करता है, बेसिक तौर पर देख लेता है। ये क्या हुई, क्लिनिकल या नैदानिक विधि हो गई। फिर बायोफिजिकल, जिसमें हमने क्या किया, बायोफिजिकल में हमने उसके फिजिकल यानी कि उसकी एक्टिविटी को देखा, और एक्टिविटी को देखकर हमने एक उपकरण का प्रयोग किया, जिसको DEXA कहते हैं, डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जर्मेंट्री। इसका प्रयोग करके हमने ये पता किया कि उसकी एक्टिविटी के आधार पे हमने ये देखा कि उसकी हड्डियां जो हैं अगर मुड़ी हुई दिखाई दे रही हैं, कमजोर होंगी, तो बाहर से समझ में नहीं आ रही, लेकिन फिर भी हमें उसको चेक करना है, तो हमने क्या किया, एक्सरा किया, और उसके तहत हमने ये देखा कि ये रिकेट्स, अगर छोटा बच्चा है तो रिकेट्स होगा, बड़ा है तो मलेशिया होगा, ऑस्टियोमलेशिया होगा, और बुजुर्ग है तो ऑस्टियोपोरोसिस होगा। इस तरह से हमने क्या किया, तो इसका मूल्यांकन किया। ये तो हमारी डायरेक्ट विधियां कंप्लीट हो गई। अभी हमारी अनडायरेक्ट विधियां हैं वो अनकम्प्लीट है, यानी अभी पूर्ण नहीं हो पाई, इस क्लास में देना भी संभव नहीं है। यानी अगर आपने 50% इसको पढ़ लिया है तो 50% अभी क्या है, बकाया है। कितना बकाया है, 50% बकाया है, और 50% आपने इसमें कंप्लीट कर लिया है, जिसमें अभी आपने BMI कंप्लीट नहीं किया है, तो BMI की क्लास एक अलग से रखी जाएगी। थैंक यू सो मच क्लास, एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। और आप लोग इसी तरह इसको पढ़िए, आप लोग समझिए कि इसमें छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत मोस्ट हैं, बहुत क्वेश्चन उससे बहुत ज्यादा बनते हैं। तो आप लोग इस तरह से अगर पढ़ेंगे ना, आप लोग इसका रिवीजन करते रहेंगे ना, तो जो आपकी जो पढ़ी हुई चीजें हैं, या तो आप इनको पढ़ चुके हैं या तो आपने अभी इनको नहीं पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो इनको नोट डाउन करते जाइएगा। अगर आपने इनको पढ़ लिया है तो एक शॉर्ट तरीके से, शॉर्ट का मतलब एकदम शॉर्ट फॉर्म में आपने इसका एक छोटा सा रिवीजन कर लिया। ऐसा रिवीजन है कि एक बार अगर आप इसको कर लिए ना, तो ये आपको क्या हो जाएगा, दिमाग में छप जाएगा, और एक बार दिमाग में छप गया ना, तो क्या होगा, आप कभी इसको भूलना नहीं। 1 से 2 बार या 3 बार आप वीडियो देख लीजिएगा, आपको एकदम पक्का याद हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।